नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां भाग 2। भाग 1 में आपने पूरा पाठ पढ़ा और समझा। आज लेते हैं उससे आगे उसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर। पहले हैं इस पाठ के शब्दार्थ। पहला शब्द है गंभीर। गंभीर का अर्थ है यहाँ पर स्थिर या जो चंचल ना हो। अगला शब्द संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ है यहाँ पर सभ्य या शिष्ट, या अपन इसको गुणवान भी कह सकते हैं। अगला है कंधे पर। कंधे पर का अर्थ है यहाँ पर चोटियों पर। अगला शब्द उल्लास। उल्लास का अर्थ है यहाँ पर प्रसन्नता। अगला शब्द है विस्मय। विस्मय का अर्थ है यहाँ पर आश्चर्य। अगला शब्द बाल लीला। बाल लीला का अर्थ है यहाँ पर बच्चों का खेल कूद। अगला शब्द बेचैन। बेचैन का अर्थ है यहाँ पर अशांत या अधीर होना। अगला विराट। विराट का अर्थ है यहाँ पर महान। अगला शब्द अतृप्त। अतृप्त का अर्थ है संतुष्ट न होना। अगला शब्द बधिर। बधिर का अर्थ होता है गहरी या बंधी हुई। अगला शब्द आदित्यकाय। आदित्यकाय का अर्थ है यहाँ पर गुफाएं। अगला शब्द जुदा। जुदा का अर्थ है यहाँ पर जुदा जुदा। जुदा जुदा का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग। अगला शब्द है सरसब्ज। सरसब्ज का अर्थ है यहाँ पर हरी भरी। अगला उपत्यकाय। उपत्यकाय का अर्थ है यहाँ पर घाटियाँ। अगला शब्द निकेतन। निकेतन का अर्थ है यहाँ पर घर या आवास। अगला शब्द है सिर धुनना। सिर धुनना का अर्थ होता है परेशान होना। अगला शब्द है मौन। मौन का अर्थ है खामोशी। अगला शब्द प्रवाहित। प्रवाहित का अर्थ है यहाँ पर बहना। अगला शब्द है लुभावना। लुभावना का अर्थ है मोहक या मन को मोहने वाला। अगला शब्द है झिझक। झिझक का अर्थ है यहाँ पर संकोच। अगला शब्द है विरही। विरही का अर्थ है यहाँ पर बिछड़ा हुआ। अगला शब्द है मेघदूत। मेघदूत का अर्थ है यहाँ पर बादल रूपी दूत। अगला शब्द प्रतिदान। प्रतिदान का अर्थ है यहाँ पर बदले में दिया गया, यानी कि उसके बदले में कुछ देना। अगला शब्द प्रेयसी। प्रेयसी का अर्थ है यहाँ पर प्रेमिका। ये हो गए शब्दार्थ। लेते हैं आगे। अगला शब्द है शकल। शकल का अर्थ होता है रूप। अगला शब्द लोक माता। लोक माता का अर्थ है यहाँ पर संसार की माता। अगला शब्द हर्ज। हर्ज का मतलब है यहाँ पर हानि। अगला शब्द है मन उचटना। मन उचटना का अर्थ है यहाँ पर मन न लगना। अगला शब्द तबीयत ढीली, यानी शरीर में शिथिलता, यानी शरीर के अंदर उसको क्या महसूस हो रहा था, कमजोरी। अगला शब्द प्रगतिशील। प्रगतिशील का अर्थ है यहाँ पर आगे बढ़ने वाला या बहता हुआ। अगला शब्द मुदित। मुदित का अर्थ है यहाँ पर प्रसन्न। अगला शब्द नटी। नटी यहाँ पर है कलाकार। अगला शब्द यक्ष। यक्ष है कुबेर का वंशज या हिमालय पर रहने वाली एक जाति। अगला शब्द समतल। समतल का अर्थ है यहाँ पर सपाट। अगला शब्द है सचेतन। सचेतन का अर्थ है सजीव, यानी उसके अंदर क्या है, प्राण। ये हो गए इस पाठ के शब्दार्थ पूरे। लेते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। नदियों को माँ मानने की परंपरा यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। यानी प्रश्न में कह रहा है कि नदियों को माँ मानना, यानी हमारे भारत देश में नदियों को क्या माना जाता है, माता माना जाता है। ये परंपरा हमारे पुराने ज़माने से चली आ रही है, यानी काफ़ी पुरानी है। लेकिन नागार्जुन माँ के अलावा नदियों को और क्या क्या उपाधि देना चाहता है। उत्तर है इसका, नागार्जुन नदियों को माता मानने के साथ साथ उन्हें बेटियों, प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में भी देखते हैं। यानी नागार्जुन, आप जब पाठ पढ़ते हो तो उसमें वो बताता है कि नदियों को माँ मानने से पहले अपन उनको बहन मान ले, प्रेमिका मान ले या बेटी मान ले तो उसमें क्या
हर्ज है, यानी वो क्या उपाधि देता है, बेटियों की, प्रेमिका की और बहनों की उपाधि देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से। उन दोनों की इस पाठ के अंदर क्या क्या विशेषता बताई गई है। उत्तर है इसका, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले दो महानद है। महानद का मतलब बहुत बड़े हैं ये। सिंधु और ब्रह्मपुत्र में और भी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, चिनाब, झेलम आदि, और लेखक ने इनको हिमालय के हृदय से निकली करुणा की धाराएं कहा है। किसको, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं लेखक, के ये हिमालय के हृदय से निकली करुणा की धाराएं हैं। दोनों को हिमालय की बेटियां बताते हुए समुद्र को इनका सौभाग्यशाली पति माना है। कवि कहता है ना कि ये दोनों नदियां पता नहीं कहाँ जाकर मिलेगी, और इनका पति कौन है, समुद्र, क्योंकि नदियों का लक्ष्य क्या है, समुद्र में जाकर मिलना। इसलिए समुद्र क्या है, सौभाग्यशाली है। क्यों, क्योंकि वो हिमालय की बेटियों का क्या है, पति है। लेते हैं अगला प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। आपने ये पाठ पूरा पढ़ा, उसके अंदर लेखक ने कहीं पर काका कालेलकर का वर्णन किया। कौन थे ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और अच्छे पत्रकार भी थे। तो उन्होंने क्या कहा है, नदियों को लोक माता क्यों कहा है। उत्तर है इसका, काका कालेलकर नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियां अपने जल से प्रजा का माता के समान पालन करती हैं। नदियां हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की सिंचाई करके जनता को अन्न प्रदान करती हैं। इसी तरह अनेक रूपों से नदियां हमारी सहायक हैं, वह हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं। अतः काका कालेलकर जी का द्वारा नदियों को माता कहना सर्वथा उचित है। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने उसको लोक माता क्यों कहा था, क्यों, क्योंकि नदियाँ हर रूप में हमारी प्यास बुझाती है और हमारे खेतों में सिंचाई करके हमें अन्न भी प्रदान करती है। यानी किसी न किसी रूप में जल हमारे लिए आवश्यक है, जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। तो इसलिए काका कालेलकर जी ने क्या कहा है, नदियों को लोक माता यानी जनता की माता। ये हो गया पहला प्रश्न। अगला है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। यानी हिमालय की बेटियां पाठ में जो कवि है नागार्जुन, उन्होंने किस किस की ज़्यादा प्रशंसा की है। उत्तर है इसका, हिमालय की यात्रा में लेखक ने सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, चिनाब, झेलम आदि नदियों की प्रशंसा की है। यानी इस पाठ में पूरी नदियों की प्रशंसा है। इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदों का विशेष उल्लेख है। यानी विशेषकर उल्लेख किसका किया है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का। इसके साथ साथ उन्होंने हिमालय को एक दयालु पिता व समुद्र को सौभाग्यशाली पति बताया है। यानी इस पाठ में आप देखते हो नागार्जुन कहता है कि हिमालय से निकलने वाली ये पतली पतली जो छोटी छोटी धाराएं हैं निकल के कहाँ जाना चाहती है, ये हिमालय का विशाल हृदय पाकर भी अतृप्त है, संतुष्ट नहीं है। इनका लक्ष्य कौन सा है, उनका लक्ष्य कौन सा था, समुद्र में जाकर मिलना। इसलिए समुद्र को क्या बताया है, नदियों का पति, सौभाग्यशाली पति, और हिमालय को क्या बताया, उनका दयालु पिता। ये हो गए अपने छोटे वाले प्रश्न पूरे। लेते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके व्याकरण संबंधी है। विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। यानी यहाँ पर एक तरफ क्या दे रखे हैं, विशेषण दे रखे हैं, और इधर क्या दे रखे हैं, विशेष्य। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, और विशेष्य का मतलब जिसके बारे में किसकी विशेषता बताई गई है ना, वो क्या कहलाता है, विशेष्य। तो पहला है संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ, संभ्रांत क्या थी इस पाठ में, महिला। तो महिला कहाँ लिखा है, यहाँ पर। तो संभ्रांत को अपन, संभ्रांत का अर्थ क्या होता है, शिष्ट या सभ्य। ये हो गया संभ्रांत का विशेष्य। अगला है चंचल। चंचल क्या है यहाँ पर, नदियाँ। ये हो गया इसका विशेष्य। अगला है समतल। समतल क्या है, आंगन। ये हो गया। अगला घना। घना क्या है यहाँ पर, जंगल। ये हो गया जंगल।
अगला है मूसलाधार। मूसलाधार क्या हो रही है? वर्षा, यानी वर्षा की विशेषता क्या है? मूसलाधार। जंगल की विशेषता क्या है? वह घना है। महिला कैसी है? संभ्रांत, शिष्ट या सभ्य, इसका अर्थ। अगला है नदियाँ। नदियाँ कैसी हैं? चंचल। अगला है आंगन। आंगन कैसा है? समतल, यानी ये विशेष्य है और इनकी ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ये हो गए विशेषण और विशेष्य का मिलान। लेते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके व्याकरण संबंधी है, द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं अपन समास होता क्या है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, यानी सम प्लस आस का मतलब शब्दों को पास पास बिठाना, आस का मतलब बिठाना। सम प्लस आस, पास बिठाना, यानी शब्दों को पास पास बिठाना ही समास कहलाता है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्राप्त करना ही समास कहलाता है। समास वैसे 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में आपके दे रखा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह और शब्द का लोप होता है, यानी आगे वाला और पीछे वाला दोनों शब्द प्रधान होते हैं, यानी एक को हटाते तो दूसरा काम कर सकता है। दोनों ही पद अपने आप में क्या होते हैं? मान्य होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखते हैं ऐसे शब्द आपको ढूंढ कर लिखने हैं और उसमें क्या होता है? और शब्द का लोप होता है, यानी और शब्द उसमें छुपा हुआ होता है। शब्द है जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है राजा रानी। अब अपन इसको राजा रानी भी लिख सकते हैं, राजा और रानी भी लिख सकते हैं। क्यों? ये क्या करा रहा है? और शब्द का यहाँ पर क्या है? लोप है। अगला शब्द मैं लिखती हूँ दिन, रात, सुबह, शाम, माता, पिता, भाई, बहन, जीत, हार, सुख, दुख, यानी इन सब में क्या है? ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है और इसमें क्या है? और शब्द का लोप है। ये हो गए अपने कक्षा 7 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पूरा। आगे आपको इस पाठ के अंदर जो अनुमान और कल्पना के आधार पर जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो आपको घर पे बैठकर आपकी कॉपी में आपको करने हैं। धन्यवाद।